हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आपका आज का न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपके यहाँ पर पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता है, बिना सीटेट में आप पीवाईक्यू के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो आज हम आपके ना सिर्फ पीवाईक्यू समझेंगे, बल्कि इसमें आपके क्वेश्चन सोल्व करने पर भी फोकस करेंगे कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये आपका बिल्कुल डिटेल में सेशन होने वाला है। तो आप फटाफट सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो आप सभी, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको साथ के साथ कमेंट में आपको सभी को देना है। चलो, और इसके अलावा आप सभी ने प्लेलिस्ट चेक कर ली होगी, अगर नहीं की तो प्लीज जाकर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी चीजें मैंने प्रोवाइड की है, नहीं देखा तो जाकर चेक करना। सीडीपी आपकी चल रही है और आपका यहाँ पर हिंदी पेडागोजी मैंने कंप्लीट करा दी, तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए बात करेंगे। आज है आपका शारीरिक, आपके शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि और या फिर अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, इसमें से एक ही आपका ऑप्शन सही होगा और वही आपका सबसे बेस्ट आंसर है, जिससे कि आपका 1 नंबर मिलने वाले। कैसे, चलिए देखेंगे। तो अगर हम बात करें, इन्होंने पूछा है, इन्होंने आपके 2 प्रकार की दिशा है जो कि मैंने आपको डिटेल कोर्स में कराई है। आपके यहाँ पर विकास के सिद्धांत तो दो प्रकार से डिवाइड किया है। एक है आपका यहाँ पर प्रोक्सिमल डिस्टल, एक है आपका सेफिलोकोडल। 2 ही प्रकार के होते हैं, तो कोई सोपने विकास कोई होता ही नहीं है। इसके अलावा आपका यहाँ पर विकर्णीय विकास, विकर्णीय विकास कैसे करोगे आप, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपका सीधा यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आपका विकेंद्रितकरण होगा या फिर मध्य बाह्य विकास। तो अभी मैंने बताया 2 होते हैं, सिर्फ आपका एक प्रोक्सिमोडिस्टल, दूसरा आपका सेफिलोकोडल। अगर हम बात करें प्रोक्सिमोडिस्टल होता क्या है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो ये आपका एक, ठीक है, ये आपका एक बच्चा हो गया। वैसे बच्चा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी मान के चलो ये आपका एक बच्चा है। तो इसके यहाँ पर केंद्र से जो है अपना ये विकास करना स्टार्ट करता है। केंद्र से विकास चलेगा, धीरे धीरे अपने धड़ को, अपनी गर्दन को इस प्रकार से संभालना स्टार्ट करेगा, फिर अपनी उंगलियों पे, अपने हाथों पे फोकस करता है। तो ये आपका केंद्र से बाहर की ओर जाता है। इसका एक ही आपका टैग वर्ड है, केंद्र से बाहर, बस। ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल क्या बताता है कि आपका केंद्र से विकास जो है बाहर की ओर जा रहा है। तो ये है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि। आप सभी को बताइए, आपका सर्कल होता है और ये आपकी परिधि बोला जाता है। तो यही केंद्र से परिधि की ओर आपका विकास जाए तो हमेशा प्रोक्सिमो डिस्टल आएगा। और सेफिलोकोडल में क्या होता है, सेफिलोकोडल में आपका होता है सर से पैर तक, सर से विकास जो है बच्चे के पैर तक आएगा, ये होता है आपका सेफिलोकोडल में। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसका आंसर दो। स्कूल जहां पर समाजीकरण की एक व्यवस्था होती है। तो इन्होंने क्या पूछा है, आपको बताना है स्कूल के बारे में प्लस आपका समाजीकरण। तो स्कूल में बच्चों के समाजीकरण की ऐसी व्यवस्था है जहां पर एक प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ओके, आ गया प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होगा। क्या आप सिर्फ रूटीन को फॉलो करोगे? अगर आपने रूटीन को फॉलो नहीं किया तो समाजीकरण नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो रूटीन या कोई भी फिक्स चीज करने को कहे वो कभी सही नहीं होता। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधि का होगा। अच्छा जी, इसके बाद है आपका स्कूल के शिक्षक होगा। आप सभी को पता है, मैंने टैग वर्ड की क्लास प्रोवाइड की थी। कभी भी जो आपके टीचर्स है ना, वो आपके लिए एक तरीके की मान के चलो कभी भी बेस्ट नहीं होगा, हमेशा ऑप्शन में स्टूडेंट होगा। टीचर कहीं पे आंसर मिल रहा है और दूसरे साइड स्टूडेंट है, तो हमेशा स्टूडेंट पे जाना, वो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखो, स्कूल क्या है, बच्चों के लिए है, ना कि बच्चे के लिए स्कूल। ठीक है, आपने अभी बताया मैंने आपको, स्कूल जो है बच्चों के लिए है। ओके, ना कि स्कूल के लिए बच्चा, याद रखना। अगर बच्चा है इसलिए स्कूल है, तो आपका ए बिल्कुल सही है, जो कि आपकी वर्तमान समय में बिल्कुल भी इस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा। अब सिर्फ आपके बच्चों से पैसे लेने हैं, हाई लेवल के एडमिशन कराने हैं, पढ़ाई बिल्कुल कह के चलो कि बच्चे का विकास होता नहीं है, सिर्फ आप उसे इंग्लिश हिंदी में ही फंसा के रखते हो। तो क्या है, स्कूल जो है बच्चों के लिए होता है, तो इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख स्थान बच्चों का है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर दो आप सभी। तो यहाँ पर पूछा है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हो, अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करना स्टार्ट कर देते हो। मान लीजिए आपने देखा कि ये 4 मेरे पास मतलब आप किसी नए कॉलेज में गए तो आपने वहां पे देखा कि जो बाकी बच्चे हैं ना, वो वैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं। ठीक है, आपने भी क्या किया, उन्हें देख के काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहचान नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि ग्रुप की पहचान है आपको पहन के आना होगा, नहीं। यहाँ पर ड्रेस की बात हो ही नहीं रही, ड्रेस कोड नहीं है। यहाँ पर क्या है कि बाकी आप एक किसी संस्थान से जुड़े, वो वैसे कपड़े पहनते थे, आपने उसी के अकॉर्डिंग पहनना स्टार्ट कर दिया, किसी ने आपको फोकस नहीं किया। आगे बात करेंगे आपका आज्ञाकारी का, आपको किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, किसी ने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब है आपका
निर्देश, निर्देश किसी ने दिया आपका, ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा कि आपको ऐसे ही करना होगा। तो एकमात्र बच के समूह की अनुरूपता, अनुरूपता आपका कंफर्मिटी, मतलब सेम चीजें आप कर रहे हो, जैसी चीज देख रहे हो वैसा ही आप बन रहे हो, तो आपका अनुरूपता आ जाएगी। अनुरूपता बताता है आपके सेम चीजों को। ओके, तो आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, इसमें आपका यहाँ पर किसी वस्तु स्थायित्व, ये मैंने आपको जो है प्याजे वाली क्लास में आपको मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बताइए वस्तु स्थायित्व कब आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है किस स्टेज में आता है। तो प्याजे जी की 4 स्टेज है। सबसे पहले आपकी सेंसरी, आपका प्री ऑपरेशनल, और आपका कंक्रीट, और आपका फॉर्मल। ठीक है, इन सबको याद रखना, SPCF करके कैसे भी याद रखो। ये 4 स्टेज जो है प्याजे के द्वारा दी गई है। तो याद रखना वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और उसे क्या कर रहा है, वो बार बार आपने उस ऑब्जेक्ट को हटा दिया, लेकिन फिर भी बच्चे को बताया नहीं भाई ये चीजें हैं। तो वस्तु स्थायित्व जो है बच्चे की स्टेज में होने लगती है, वो है आपका फर्स्ट स्टेज। तो आपका संवेदी गामक बिल्कुल सही है, सेंसरी मोटर स्किल। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहे हैं आपसे, और आप बाद में कमेंट करके अपना फीडबैक दे देना कि क्लास थोड़ी ज़्यादा स्पीड में तो नहीं थी। वैसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि हाँ क्लास थोड़ी स्पीड में थी तो आप कमेंट करके बता देना, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी अगली क्लास डिज़ाइन की जाएगी। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खालिस्तान के संदर्भ में होता है। तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, इंडिविजुअल एजुकेशन की, कि सब बच्चों को देखकर उसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा का निर्माण करना। तो विशेष में क्या हो जाती है, विशेष में सिर्फ अंधों की अलग हो गई, मतलब इसमें आपका डिवाइड करने की बात कर देता है, और जहाँ पर डिवाइड करना आगे, वर्गीकरण आगे, वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये चीजें पहले थी, अब नहीं होती। आगे है आपका यहाँ पर मुक्त विद्यालय, ओपन स्कूल की यहाँ पर बात नहीं हुई। लर्निंग आपका ऑनलाइन आपका शिक्षा होती है, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बच्चों की अकॉर्डिंग आप जब शिक्षा देते हो तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, बाल बच्चों को सेंटर में रख के ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चे सेंटर में रहेंगे, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो आपका यहाँ पर सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इसमें आपका पूछा है खालिस्तान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे 2-2 शब्दों को या छोटे छोटे वाक्य को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने आसपास अपने घर परिवार में जरूर देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं वो शुरू में आ बा इस तरीके से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये बताइए क्या वो 30 से 36 दिन, भाई नहीं, 3 साल से पहले ही बच्चा बोलने लगता है, तो ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो बताइए क्या आंसर होगा, आपका आंसर नंबर ए या फिर बी, जल्दी से बताइए। जब बच्चा 1 साल का होने लगता है ना, तो बच्चा बोलना स्टार्ट करता है थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों को, आ बा इस तरीके से। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा इसमें। आगे चलेंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा था शुरू करता है, याद रखना शुरू करता है, इन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छी तरीके से आ जाता है, तो इस वजह से ए आंसर है आपका। आगे बात करेंगे, इसकी पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप जाकर वहां पर जरूर ज्वाइन कर ले। बुद्धि लब्धि या फिर IQ की अवधारणा कहाँ से आई, तो क्या पूछा IQ की कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, आपका गल्टन के द्वारा, बिने के, स्टन के, या फिर टर्मन के। ये मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपके CDP के कोर्स में कराया है, तो आप जाकर प्लीज चेक कर लेना उस प्लेलिस्ट को। ये जो भी आपको चीजें लग रही है ना, जो भी क्वेश्चन है, सब आपके कोर्स से है, और वो कोर्स की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, बिल्कुल आप सभी के लिए फिलहाल तो फ्री है, तो आप जाकर इसे जरूर चेक कर लो। ओके, आप इसे जाकर जरूर चेक कर लो। चलो आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर दो आप सभी। सृजनात्मकता को खालिस्तान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, किसकी अवधारणा से, आपका द्रव्य बोधिक। देखो याद रखना आंसर हमेशा वो ही होता है जो आपका CTET का सिलेबस है, तो याद रखना द्रव्य बोधिता कहीं आप पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। रवादार ये भी आप नहीं पढ़ते। इन्होंने पूछा है सृजनात्मकता, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो आपका डाइवर्जेंट आ जाएगा, विविध सोच। विविध सोच क्या होता है, आप अलग अलग दिशा में सोच रहे हो, आप ये भी सोच रहे हो, ये भी सोच रहे हो, ये भी, तो क्या कर रहे हो आप, विभिन्न दिशा में सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। विविध सोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें अभिश्रत या फिर आपका अभिसारी सोच, अभिसारी में क्या होता है, सिर्फ आप एक ही चीज पर फोकस कर रहे हो, सिर्फ यही आंसर होगा। या तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ है, या फिर आपको नहीं पता, बस 2 ही ऑप्शन होंगे, इसके अलावा आपको चीजें नहीं पता। लेकिन अगर मैं पूछूं गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हो, तो आप दुनिया भर की राम कहानी बता दोगे, अलग अलग दिशा में अपना आंसर दोगे। तो आपका विविध है, यहाँ पर आपकी सोच लग रही है, आपकी थिंकिंग लग रही है, आपकी क्रिएटिविटी लग रही है,
तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किसी भाषा के स्वीकृत करने की बात की गई है और उसमें भी आपकी ध्वनियों पर फोकस कर रहे हैं। किस पे? ध्वनियों पे फोकस अगर हम करते हैं ध्वनि संयोजक को, इसे नियमों के अंतर्गत माना जाता है। तो व्याकरण में आप सिर्फ नियम पे बात करते हो, वाक्यों में सिर्फ आप वाक्यों की बात करते हो, स्ट्रक्चर की बात करते हो, अभिव्यक्ति विशेषण, ये भी बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो ध्वनि दे रखी थी, ध्वनि के साथ ध्वनि को रिलेट करना था आपको, रिलेट करते ही आपको यहाँ पर फोनोलॉजिकल बिल्कुल सही है। इसमें हम आपकी ध्वनियों का अध्ययन करते हैं कि ध्वनि का साउंड क्या है, किस प्रकार से बोली जा रही है, क्या स्पीच है, क्या टोन है, ये सब आपकी ध्वनि संबंधी अध्ययन में हम करते हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर बताया जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होते हैं। इन्होंने क्या पूछा कि जब आप कुछ ऐसी थिंकिंग प्रोसेस आपका चल रहा है और उसका प्रभाव भाषा डाल रहा है आपके ऊपर, तो क्या होगा? सांस्कृतिक में तो संस्कृत का प्रभाव होगा, ये तो हमें पता है। संज्ञान में सिर्फ आपके माइंड से रिलेटेड बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी भाषा की बात हो रही है, तो ये नहीं आएगा। सामाजिक भाषाई उद्दीपन, आपकी सामाजिकता की बात नहीं हुई, तो इस वजह से ये भी नहीं आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कोई चीजें सोच रहे हो उसमें लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या हो रही है आपकी भाषा जो है, भाषा निर्धारित आप लर्निंग कर रहे हो या फिर प्रोसेस आपका चल रहा है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा आपका? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका सेकंड बिल्कुल सही हो गया, भाषा निर्धारित। आगे चलेंगे, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर दो। अपने अनुभव लक्षण के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो यहाँ पर क्या, इस बच्चे के पास अपना खुद का अनुभव था, उसी के बेस पर क्या कर रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं पे कोई भी समस्या थी, तो उसकी मरम्मत करता है। जैसे कि आप अपने घर पे भी यही सारी चीजें करते हो, कोई चीज खराब हो जाती है तो ट्राई करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तो क्या करते हो, उस चीज को ठीक करने का ट्राई करते हो। तो क्या चीजें होती है आपके? अंतर्दृष्टि, आपका कलन विधि, आपका मानसिक दृढ़ता, या फिर अनुमानी विधि। अनुमान लगा रहे हो या फिर आपकी मानसिक दृढ़ता थी या फिर अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि जब आपको अचानक से आंसर मिले, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास अपना अनुभव है, तो अचानक से आंसर नहीं होगा। कहते हैं ना कि अचानक से आपके माइंड में आ जा रहे ये तो वो था, तो ये तुक्के की बात करता है, ये तो नहीं होगा। आपका कलन विधि, ये भी नहीं होगा, ये समय को रिलेटेड काम नहीं कर रहा। आगे आपका अनुमान, अनुमान नहीं लगा रहे, यहाँ पे तुक्का थोड़ी लगा रहे कि हाँ ये चीज ऐसे जोड़ोगे, ये तार ऐसे जोड़ोगे तो लाइट जल जाएगी, ऐसा नहीं करते हम। अनुमान लगाएंगे तो जरूर कोई ना कोई आपको हानि हो जाएगी, कुछ ना कुछ चीजें खराब हो जाएगी। अनुमान लगाओगे तो चीजें जो है सही से यूज नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों कट हो गए, तो सीधी सी बात है, मानसिक दृढ़ता थी, आपका मेंटल सेट जो है आपने पहले से ही फिक्स कर रखा था, आपके पास एक्सपीरियंस था, तो आपकी मानसिक दृढ़ता का आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया? तो आंसर नंबर थर्ड सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर दो आप सभी। दिव्या अक्षर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर जो उसे आसान बना लेती है, तो वह उपयोग करती है। किस चीज का उपयोग कर रही है? यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी दिव्या, वो क्या कर रही है, बड़ा काम था, उसने वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, काम को कम कर रही है। ऐसा नहीं है कि उससे इसका काम कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने काम को ईजी बना रही है। आगे है द्वितीय विस्तरण, बिल्कुल भी नहीं। उपलक्षण विश्लेषण विधि, ये हो सकता है, या फिर आपका क्रियात्मक जड़ता का नियम। क्रियात्मक की बात नहीं करी, आपका फिक्स चीजें नहीं करी, फंक्शनल की तो बात हो भी जाती लेकिन फिक्स नहीं करी, तो इस वजह से नेगेटिव था। बच्चे ने क्या किया, उपलक्षण विश्लेषण, मतलब सब गोल जो है निर्धारित कर लिए कि अगर मुझे इस बिल्डिंग के पास जाना है, इस पर जाना है, तो मैं पहले ये सीढ़ी चढ़ूंगी, फिर ये सीढ़ी चढ़ूंगी। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क खुद को दिए और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच गई। तो ये था उपलक्षण, उपलक्ष्य, ठीक है, आपका सब गोल। ओके, समझ में आया? आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर दो। पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। इन्होंने क्या कहा, जो पुरुष है, जो आपकी महिला है, इनका निर्धारण किया जा रहा है, समाज करता है। तो क्या है, समाज ने डिसाइड कर दिया कि महिला खाना ही बनाएगी, पुरुष जो है आपका बाजार का काम करेगा या बाहर का काम करेंगे। बताइए क्या होगा? तो अंतर्निहित है, ऐसा नहीं है कि लैंगिक के ही अंदर निहित है, इन्होंने बता दिया समाज निर्धारित करता है। तो की पॉइंट उठाओ समाज, तो बस आपका आंसर मिल गया फोर्थ, क्योंकि अंत है मतलब अंदर तो नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है कि लैंगिक ही पहले से ही डिसाइड करके लाएगा, नहीं भाई ने खाना बनाना ही नहीं, ये करना नहीं। हेरिडिटी का भी इसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये तीनों बिल्कुल अपोजिट थे, कुछ मैटर ही नहीं था, बिल्कुल अलग था। तो आपको इसी तरीके से आंसर पे जाना है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है, सामाजिकता की बात आप यहाँ पर करते हो। तो ये क्या है, आपका सामाजिक अवतरण आपका हो गया, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 14, इसका आंसर दो। ग्रेडिंग आपका कोडिंग, अंकन,
आप किसी चीज़ को ग्रेड कर रहे हो, आप बच्चे के ग्रेड की बात कर रहे हो, नंबर्स की बात कर रहे हो, इस प्रकार की जितनी भी आपकी प्रणाली होती है इन्हें क्या कहा जाता है? परीक्षा से पूर्व उत्तरों पत्रों का मूल्यांकन करने की विधि। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों की स्थिति का निरूपण करना। ओके, आपका आलेखन या फिर रिपोर्ट कार्ड बनाकर एक आदमी की प्रगति को दर्शाने के लिए होता है। ये आपके अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन करने के लिए गणन विधि। क्या करोगे आप इसमें? स्कोरिंग को टेस्ट करते हो। ऐसा नहीं है स्कोरिंग की बात करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो क्या है, बच्चों की स्थिति का निरूपण कर रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, उत्तर पुस्तकों के, ये भी नेगेटिव हो गया कि अभी प्रश्न ऐसा नहीं करोगे कि आप हमेशा एग्जामिनेशन पे ही फोकस करोगे, तो ये आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो जब हम ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, तो हम आपका क्या करें, एक तरीके का आप यहाँ पर देखो बच्चों की स्थिति का निरूपण कर रहे हो। आप बच्चों को देख रहे हो कि बच्चे ने किस प्रकार से, आपका कहाँ पर बच्चा पहुंच पाया, कितने बच्चे ने सीखा, कितना नहीं। तो ये आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चे की स्थिति की बात हो रही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इसका आप सभी आंसर दो। तो यहाँ पर क्या, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता से होता है। तो क्या कहा, शिक्षकों की सहायता से बच्चे सीख रहे हैं। तो क्या चीज है, इससे आपका रिकॉर्ड रखने में, रिकॉर्ड हमेशा नेगेटिव चीज है। कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि बच्चे को रिकॉर्ड पे फोकस करना है कि नहीं बस उसका यही रिजल्ट आना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, कभी भी नहीं होना। शिक्षण अधिगम विधियों के प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, चलो हम ये देख सकते हैं। आगे कक्षा में क्षमता समूह, अगर आपका कहीं पे भी क्षमता समूह मिल जाए, ये आपको बताता है कि आपने कोई चीजें फिक्स कर दी कि जिस बच्चे का IQ 120 है वो अपना ये काम करेगा, जिस बच्चे का IQ 70 है तो उसे अलग काम दोगे। वैसे आप टीचर होके फिक्स नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपका थर्ड आंसर नहीं होगा। शिक्षण की गतिविधि की सूची तैयार करने के लिए थोड़ी है, तो आपका क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। तो एकमात्र हो गया, अगर आप कहीं पे आकलन करते हो या मैं आपका आकलन करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं चेक कर रही हूँ कि जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई वो आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। तो ये आपकी इफेक्टिव पेडागोजी की बात करता है कि आपकी प्रभावशीलता कितनी है अधिगम, शिक्षण अधिगम विधियों की। तो यही चेक करने के लिए हम आपके ये सब चीजें करते हैं। मान लीजिए आपका स्कोर कम आएगा तो मैं नई चीजें आपके लिए डाउन करूंगी, आप कुछ अलग ऐसा प्रोसेस यूज करूंगी जिससे कि आपकी लर्निंग इनहेंस हो जाए और आप भी क्वेश्चन सही करने लगो। तो अब आपके हमने टॉप 15 क्वेश्चन किए जो कि आपके एग्जाम में आए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आपका क्या स्कोर रहा, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अगली क्लास में जो है आपका डिस्कस कर लेंगे जो भी आपका डाउट होगा। तो बताओ 15 में से आपके कितने आपके क्वेश्चन रहे, ये आप मुझे बताओगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। एक, आप अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपने अगर पहली बार क्लास देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्लास कैसी लगी, की पॉइंट कैसे लगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब आप सभी को करना ही करना है, और बेल आइकन कौन रखना ताकि आपको इस 8:30 बजे वाली क्लास मिल सके। 8:30 बजे आपकी क्लास होती है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखो और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और आप सभी को प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेनी है, बिना प्लेलिस्ट के आपको क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे। तो मैंने आपको डिटेल में चीजें करा रखी है, तो आप इसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखो। कोई डाउट, कोई भी आपका अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और क्लास कैसी लगी ये बताना बिल्कुल ना भूले।